नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर कैलाश लोलिया, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आज अपन आयनिक सॉलिड में बोर्न हूपर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि बोर्न हैबर साइकिल क्या होता है। उसके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था, या लेटेक्स एनर्जी की बात कहें कि लेटेक्स एनर्जी किसे कहते हैं, वो भी अपन डिस्कशन कर लिया था। और उसमें हमने ये बताया था कि 1 मोल पॉजिटिव और 1 मोल नेगेटिव के मिलने से उदासीन अणु बनता है और उसमें जो एनर्जी निकलती है उसे लेटेक्स एनर्जी कहते हैं। अब बात करते हैं हम लेटेक्स एनर्जी के एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके यूज क्या हो सकते हैं। जनरली इस टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कशन न करके हम एक बात पर जाएं कि एक आयनिक यौगिक जब बनता है तो उसमें कितनी प्रकार की एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और कितने प्रकार की एनर्जी लिबरेट होती है। एब्जॉर्ब और लिबरेट में जो स्टेप्स या जो टर्म्स यूज आते हैं उन सबको हम बोर्न हैबर साइकिल के द्वारा याद कर सकते हैं। जैसे एक आयनिक यौगिक बनने में सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड अवस्था में जो अणु होता है वो गैसीय अवस्था में जाता है। गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो गैसीय सॉलिड से गैसीय अवस्था में जाता है। उस टर्म को हम सब्लिमिनेशन कहते हैं। इट मीन्स बोर्न हैबर साइकिल द्वारा हम सब्लिमिनेशन ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2 बात करते हैं कि गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, उसे आईपी कहते हैं। इट मीन्स हम आईपी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं जिसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपी से पॉजिटिव बन गया, फिर जो दूसरा अणु है यदि वो अणु फॉर्म में है तो उसको डिसोसिएट परमाणु में करते हैं, तो डिसोसिएट एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। डिसोसिएट एनर्जी ज्ञात करने के बाद में हम उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्ञात कर सकते हैं। फिर दोनों को मिलाते हैं तो जालक ऊर्जा निकलती है U, वो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो ज्ञात कर सकते हैं। तो बेसिक रूप से हमने यहाँ एक इक्वेशन दिया है कि जैसे ये याद करना है S = d/2 + IU + ΔH, ये सारे टर्म ज्ञात कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में है। प्रोटॉन एफिनिटी की बात करें तो P = D + I - U + U + ΔH, ये याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर्स हम इसे ज्ञात करते हैं। एक हमने ऑल ओवर फॉर्मूला दिया कि जालक ऊर्जा को प्रभावित कौन कौन से फैक्टर करते हैं। जो फैक्टर इसको अफेक्टेड करते हैं वे ही हम ज्ञात कर सकते हैं। U = -n नंबर ऑफ अवधि संख्या, A वाइडोलिन कांस्टेंट, ZA एंड Z2 एंड E²। ये क्रम से Z जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, एंड नीचे जो R दिया है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे है, एंड N इसका बोर्न घातांक है। इस प्रकार से बोर्न हैबर साइकिल से वो सारे टर्म ज्ञात कर सकते हैं जिनके ऊपर लेटेक्स एनर्जी डिपेंड है या इंटर रिलेटेड ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे से संबंधित है, हम सब ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका एक एप्लीकेशन पार्ट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विलायकन ऊर्जा एवं आयनिक यौगिकों की विलेयता। देखिए, विलायकन ऊर्जा की हम बात करते हैं तो यह एक सीधा साधा कंसेप्ट आता है। आयनिक यौगिक जब विलायकों में विलय होता है तो आयनिक जालक को तोड़ने के लिए एक आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस आवश्यक ऊर्जा को हम विलायकन ऊर्जा कहते हैं। फिर बात करते हैं, यदि ये कहें कि 1 ग्राम मोल गैसीय अणु को किसी विलायक में विलय करने के लिए निष्कासित ऊर्जा को विलायकन ऊर्जा कहते हैं। विलायक, और यदि विलायक के रूप में हमने जल लिया तो हम इसको जलयोजन ऊर्जा कहते थे, हाइड्रेशन एनर्जी या जलयोजन ऊर्जा कह देते हैं, ठीक है।
आयनिक यौगिक पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो पोलर हो गए, तो आयनिक यौगिक सामान्यतः पोलर सॉल्वेंट में विलय होते हैं। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक विलय विलायक में किस प्रकार से सोल्यूबल होता है, और आयनिक कंपाउंड का लिया है जिसमें NaCl लिया है। तो हमने ये कहा कि NaCl है एक आयनिक कंपाउंड है, इसका Na पार्ट H2O के O पार्ट को अट्रैक्ट करता है, अर्थात NaCl की जालक ऊर्जा में H2O उसके जालक में घुस कर के Na पॉजिटिव को Cl से हटा कर के O लग जाता है, और Cl जो है वो H से मिल जाता है। या यूं कहें कि NaCl की जालक संरचना में H2O पोलराइज होकर के OH और H में टूट जाता है, OH Cl को पकड़ लेता है और Na ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। बेसिक रूप से OH जो है वो NaOH बन जाता है, और जो H जो है वो HCl बन जाता है। तो इस प्रकार से ये लेयर बनती है, जैसे NaCl है ये H से जुड़ गया, और ये Na है ये O से जुड़ के OH बन गया, फिर सेकेंड लेयर बन गई, फिर थर्ड लेयर बन गई। इस प्रकार से एक आयनिक यौगिक को ये अपने में विलय कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया को हम विलायकन कहते हैं। आयनों की चारों ओर पलवर हाइड्रोजन बंध के कारण जल के अणु कई स्तरों में उपस्थित होते हैं, आगे से आगे लेटेक्स में बनता रहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा कंपाउंड जल में विलय होगा या नहीं होगा। इसके लिए टर्म दिए गए हैं कि जैसे सोल्वेशन एनर्जी का मान ज़्यादा है और लेटेक्स एनर्जी का मान कम है, यौगिक खुल जाएगा। सोल्वेशन एनर्जी का मान कम है, लेटेक्स एनर्जी ज़्यादा है, इनसोल्यूबल रहेगा या पार्शली सोल्यूबल रहेगा। सोल्युबिलिटी का थर्मोडायनेमिक संबंध निम्न प्रकार है, जैसे डेल्टा G है, डेल्टा G इक्वल टू H माइनस T डेल S। डेल H इक्वल टू विलायकन ऊर्जा है। डेल्टा G का मान ये कहते हैं कि नेगेटिव होता है या उष्मा H जालक ऊर्जा का अंतर है। L, U एंड H किसी यौगिक की विलयता के लिए मुक्त ऊर्जा m डेल्टा G का होना आवश्यक है। डेल्टा G नेगेटिव होगा तो उसमें सोल्यूबल हो जाएगा, ये बनाई हुई सी कंसेप्ट है। नेक्स्ट ऑन, इन केस ऑफ H एंड U, यहाँ H एंथैल्पी है। एंथैल्पी U के मान पर डिपेंड करता है। एंथैल्पी का मान कम है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, तो एंथैल्पी का मान अधिक है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। इस प्रकार से हम इस पर कह सकते हैं कि जालक ऊर्जा, एंट्रोपी परिवर्तन और एंथैल्पी के आधार पर आयनिक यौगिक की सोल्युबिलिटी की बात करते हैं। आयनिक यौगिक की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो इसे किसे कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है कि किसी विलायक की आयनिक आवेश को उदासीन करने की क्षमता जितनी होती है वह उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। आयनिक आवेश को उदासीन करने की क्षमता को प्राविद्युत स्थिरांक कहते हैं। सही से एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और एप्सिलॉन का मान जितना अधिक होता है विलयता उतनी अधिक होती है। जैसे H2O और HF एक अच्छा विलायक है। यहाँ कई बार है जैसे H2O2 जो है 92 है, लेकिन प्रबल ऑक्सीकरण होने के कारण ये कम विलय होता है, क्योंकि ये H2O2 वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। नॉन पोलर के लिए एप्सिलॉन कम होने के कारण अच्छे विलायक नहीं होते हैं, ये इसका कारण है। दूसरी बात है कि आयनिक आकार की बात करते हैं, तो आयनिक आकार रेडियस जैसे बढ़ेगी तो जालक ऊर्जा का मान
लैटिस एनर्जी का मान कम होगा तो विलेयता का मान बढ़ेगा। अब जैसे बात कर रहे हैं पॉजिटिव आकार कम होने से विलेयता बढ़ती है, क्योंकि पॉजिटिव आकार कम विलेयता करते हैं, विलेयता बढ़ती है। सारे मर्यादा धातुओं की बात कर रहे हैं, जैसे ये कर रहे हैं, पोलराइजेशन है उसका इफेक्ट, फाजन रूल से इसको हम एक्सप्लेन आगे करेंगे। तो इस प्रकार से अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ कार्बोनेट, फास्फेट, सल्फेट, ये की विलेयता कम होती है। फिर बात कर रहे हैं पोलराइजेबिलिटी की। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है कि शेप को बाइपोलर कर देना, अर्थात उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव को सेपरेट कर देना, उसे पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन की बात छोड़े, अपन पहले बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी की, कि पोलराइजेबिलिटी के कारण आयनिक यौगिक कोवालेंट बॉन्ड में चेंज हो जाता है, और कोवालेंट जो होता है वो कम विलय होता है पोलर सॉल्वेंट में। टेम्परेचर बढ़ने से विलेयता बढ़ती है। पोलराइजेशन का एक कंसेप्ट हमने बात कर लिया। यहाँ एक रूल की बात कर रहे हैं जिसे फाजन रूल या फाइन्स का नियम कहते हैं। फाइन्स का नियम पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसका बेसिक अर्थ है कि आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं रहते। इनमें नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन के द्वारा पोलराइज हो जाता है, जिसके कारण ये कंपाउंड कोवालेंट हो जाता है। और ये जो कोवालेंट है ये किस कारण से होता है, इसकी बेसिक हम बता रहे हैं आपको। इसका कारण हमने बताया, इसका कारण है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, बेसिक रूप से ये कहें कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो हमने कहा कि एक धनायन के ऊपर पॉजिटिव आवेश बढ़ने से, या धनायन का आकार छोटा होने से, या धनायन का स्यूडो इलेक्ट्रॉन विन्यास होने से वह ऋणायन को पोलराइजेशन अधिक करेगा, और पोलराइजेशन अधिक करेगा तो उसमें कोवालेंट करैक्टर अधिक पाए जाएंगे, और अधिक कोवालेंट करैक्टर पाए जाएंगे तो वो आयनिक या पोलर सॉल्वेंट में कम विलय होगा। यदि इसकी बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव के बारे में कहते हैं कि नेगेटिव का आकार बड़ा हो, आवेश अधिक हो, तो वह अधिक पोलराइज होगा, और अधिक पोलराइज होगा तो उसके ध्रुवण की क्षमता अधिक होगी, और ध्रुवण की क्षमता अधिक होगी तो वो नॉन कंपाउंड में विलय अधिक होगा। विलेयता की बात है, कलर की बात है, ये अलग अलग की है हमने इसमें। जैसे बात करें कलर की बात करें तो पोलराइजेशन बढ़ने से कलर जो है अलग अलग हो जाए। जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम AgCl की बात करते हैं। AgCl वाइट है और AgI पीला है। क्यों है? AgCl में Cl का आकार छोटा है, इसीलिए इसका पोलराइजेशन कम होता है। जब पोलराइजेशन कम होता है तो ये आयनिक कंपाउंड है, इसीलिए वाटर विलय भी है, और ये वाटर सोल्यूबल भी है, और वाइट रंग का है। लेकिन Ag तो समान है, यहाँ Ag का आकार तो कांस्टेंट है, Ag तो कांस्टेंट है, लेकिन I का आकार बढ़ गया तो I का पोलराइजेशन अधिक होगा, आकार बड़ा हो गया तो ये कोवालेंट करैक्टर आ जाएगा। कोवालेंट करैक्टर आने से येलो कलर का हो जाएगा, और वाटर में सोल्युबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। ये इस प्रकार से। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पिछले में हमने डिस्कशन किया ये इनका
HClO4, H2SO4, H3PO4 ये जो है कोवालेंट बॉर्डर है, कोवालेंट ऑर्डर इंक्रीजेज है। HClO4 प्रबल अम्ल है, H3PO कम है। जब कोई धन आयन का आकार छोटा, ये तो हमने बात होगी। नेक्स्ट जैसे और कोई हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट और बेल पॉइंट की बात करें तो वही बात होती है, कोवालेंट करैक्टर बढ़ता है तो आपके कोवालेंट करैक्टर बढ़ता है तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बेल पॉइंट का मान कम हो जाता है। डाइक्लोराइजेशन की बात की, यहाँ हम एक बात करते हैं आयनिक विभव की बात, किसकी बात है, कलर ठीक है, डाइक्लोराइजेशन की बात करते हैं। डाइक्लोराइजेशन का मतलब होता है कि अणु खुद से उसे न होकर के या उसके अपने वर्ग से संबंध न रख के दूसरे वर्ग से संबंध रखते हैं, उसे डायगोनल रिलेशनशिप से समझाते हैं। इसका एक बेसिक कारण हमने यहाँ दिया, धनायन पर आवेश आयनिक विभव का दिया हमने। आयनिक विभव किसे कहा? आयनिक विभव ने कहा धनायन पर आवेश व धनायन की त्रिज्या के अनुपात को आयनिक विभव कहते हैं, और आयनिक विभव का मान बढ़ने से दोहन क्षमता बढ़ती है। तो किस प्रकार से आयनिक विभव का मान बढ़ेगा, दोहन क्षमता बढ़ेगी, दोहन क्षमता बढ़ेगी तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवालेंट करैक्टर आ जाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो है वो फाजन का रूल है, हैबर साइकिल है। इसके बेस पर कई सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फ्रांसियम और बेरियम के सल्फेट जो है ऊपर से नीचे जाने पर विलेयता कम होती है, क्योंकि कांस्टेंट है, SO4 ज़्यादा है तो पोलराइजेशन बढ़ता है, दोनों क्षमता अधिक होती है तो विलेयता कम हो जाती है। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस विल बी डिस्कशन किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज अपन ये कह सकते हैं, जैसे NaCl की बात करें, NaCl, MgCl2, AlCl3 की बात करें तो इनकी विलेयता कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि Cl तो कांस्टेंट है यहाँ, लेकिन Na1, Mg2, Al3 आवेश बढ़ रहा है, दोहन क्षमता बढ़ रही है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कोवालेंट करैक्टर बढ़ रहा है। तो कोवालेंट करैक्टर बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे, कोवालेंट करैक्टर बढ़ने से कोवालेंट करैक्टर बढ़ने से सोलिबिलिटी कम हो गई। अब जैसे यहाँ बात करें NaCl, MgCl, NCl में कोवालेंट मेल्टिंग पॉइंट की बात की तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। फिर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे कोई इक्वेशन लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं, जैसे AgCl, CuCl और HgCl। ये इसमें HgCl वाटर इनसोल्यूबल है, या AgCl और कॉपर सल्फेट मेल्टिंग पॉइंट बेल्ट पर लेते हैं तो ये कहते हैं कि AgCl, CuCl और AgCl इनके आभासी इलेक्ट्रॉन विन्यास हैं, यानी 8 की जगह 18 अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनके पोलराइजेशन कैपेसिटी अधिक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, और कोई क्वेश्चन बनता है इसमें, ये फाइन्स का नियम की बात करते हैं। एक कॉमन आयन इफेक्ट भी होता है, जैसे NaCl में HCl डालते हैं तो विलेयता कम हो जाती है, क्योंकि Cl यहाँ कॉमन आयन हो जाता है, ये Cl जो है यहाँ कॉमन आयन हो जाता है, इसमें से Cl लेंगे तो कॉमन आयन के कारण विलेयता कम हो जाती है। और भी क्वेश्चन इसमें क्या बता सकते हैं आपको, और बता सकते हैं, नॉन पोलर को छोड़ दो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात कर लो, डेल्टा G की बात कर लो, या ये जो पैरामीटर हैं बोर्नहोफर के, इनकी बात कर लो, हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर लो। हाइड्रेशन एनर्जी में जैसे H2HF और H2O2 की बात की जा सकती है। लॉट ऑफ क्वेश्चंस में भी आस्क। इस प्रकार से आज हम इस टॉपिक पे आए। अब कल हम आयनिक सॉलिड में जो पोर्शन बचा हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।